हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सभी को फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने कल तीसरा चैप्टर कंप्लीट करके आज चौथे चैप्टर की ओर बढ़ चुके हैं। दोस्तों, चौथा चैप्टर का नाम जो है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन है। ठीक है दोस्तों, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, हमें पहले आपको सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग कभी क्रिकेट खेले होंगे, बॉल को ऊपर उछाले होंगे तो वह कुछ दूरी पर जाने के बाद वह नीचे की ओर गिरने लगता है। जैसे कि हमारे न्यूटन साहब के साथ हुआ था कि सबसे पहले कि उन्होंने किसी पौधे के नीचे, जैसे कि सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके पास एक सेब गिरा, तो उन्होंने यह सोचा कि यह गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, वह ऊपर क्यों नहीं चला गया, इधर साइड क्यों नहीं चला गया, वह नीचे की ओर सीधे क्यों गिरा। तो इनके बाद इनको पता चला कि हमारे एक पृथ्वी में या फिर हर वस्तु में एक गुण होती है और वह गुण जो है एक दूसरे की ओर आकर्षित करने की होती है। जैसे कि पृथ्वी हमारा बड़ा द्रव्यमान है, एक पिंड है, उसमें बहुत सारा मतलब कि बहुत ज्यादा द्रव्यमान है। ठीक है, तो दुनिया की सारी वस्तु जो है उसकी ओर आकर्षित होती है, क्योंकि वस्तु जो है उसके पृथ्वी की अपेक्षा बहुत कम द्रव्यमान होती है, इसीलिए जो है वो अपनी पृथ्वी जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। मान लीजिए ये टेबल है और यहाँ पे एक कुर्सी भी है, एक चेयर भी है, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीज हमारे घरों में जितनी वस्तु होती है सभी में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होती है और सभी में एक दूसरे से कुछ आकर्षण बल भी होता है। ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन रहेगा कि मैम ये सारी एक दूसरे से चिपक क्यों नहीं जाते, क्योंकि हमारे पृथ्वी के तुलना में उनमें कम आकर्षण बल होती है, जिसके कारण वह पृथ्वी के साथ आकर्षित होती है। इसमें काफी कम आकर्षण बल होती है, जिसके कारण वो आपस में नहीं चिपकते हैं और पृथ्वी और किसी वस्तु के साथ अधिक आकर्षण बल होती है, जिसके कारण कोई भी वस्तु को यहाँ खुले में छोड़ दिया जाए तो वह जाके पृथ्वी के साथ एक खिंचाव के साथ नीचे गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे कि दुनिया की हर वस्तु में आकर्षण बल होती है, लेकिन किसी में द्रव्यमान के अधिक होने से या फिर कम होने से एक दूसरे के कारण जो है चिपकते नहीं है, क्योंकि उनके पृथ्वी की अपेक्षा सभी में द्रव्यमान कम होती है, जिसके कारण हर वस्तु को पृथ्वी जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे देखेगा कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार उन्होंने क्या बताया अपने गुरुत्वाकर्षण के अध्ययन में। चलिए, उन्होंने बताया कि किन्हीं दो पिंडों के बीच, यानी कि कोई दो वस्तु है, उनके बीच कार्य करने वाली आकर्षण बल। इन्होंने देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो इन्होंने डायरेक्ट बताया कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच यानी दो पिंडों के बीच कार्य करने वाली आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स, पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि F बराबर, यहाँ हम बोल सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स बराबर पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। यानी कि हम मान लिया जाए कि पिंड का मान m1 इंटू m2, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि पिंडों के द्रव्यमान m1 m2 हम मान लिए हैं के बीच गुणनफल, यानी कि दोनों के बीच में गुना और के समानुपाती, मतलब कि ये F जो है दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, दोनों समान अनुपात, मतलब किसी वस्तु के द्रव्यमान अधिक होने पर आकर्षण बल अधिक लगेगी, यानी कि जितना अधिक फोर्स लगेगा उस वस्तु में उतना ही अधिक कहीं ना कहीं द्रव्यमान रहा होगा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद पढ़िएगा कि उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब दोनों यहाँ पे देखिए, पहले इस पॉइंट को हम समझते हैं। ठीक है, माना कि एक वस्तु है, मान लीजिए एक वस्तु, यहाँ टेबल जो है टेबल T, ठीक है, और चेयर हम CH लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों वस्तु है, क्या है, दोनों एक वस्तुएं हैं। इस पे हम मान के चलते हैं, एक का द्रव्यमान m1 मान लेते हैं, इस वस्तु का द्रव्यमान m1 है, मतलब कि हम इसे संख्या में व्यक्त नहीं कर रहे हैं कि इसमें 4 kg वजन है, 10 kg वजन है, ये नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि इसका वजन m1 है, ठीक है, और इस कुर्सी का वजन देखिए, और दूसरी द्रव्यमान m2 है। अब इसका द्रव्यमान हम m2 मान लेते हैं, टेबल का और कुर्सी का। पहला का द्रव्यमान हम m1 मान लिए और दूसरा का m2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाली आकर्षण बल, ये दोनों के बीच जो है, ये दोनों के बीच आकर्षण बल जो लगेगी
आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के समानुपाती, यानी ये पिंड के द्रव्यमान m1 और m2 के द्रव्यमान के समानुपाती, मतलब कि दोनों के बीच समान अनुपात होगा। ठीक है, आगे पढ़िए। तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब ये दोनों के बीच, अब ये कितने डिस्टेंस में रखा गया है, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब यहाँ पे दोस्तों आइएगा कि m1 m2 दो पिंड है तथा एक दूसरे के r दूरी पर स्थित है। अब दोनों के बीच कितनी दूरी है उसको हम r मानेंगे। ठीक है, इनके अनुसार, न्यूटन जी के अनुसार जो है, उनके बीच की दूरी को अगर हम r मान ले, मतलब ये दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लग रही है उसके बीच की दूरी को हम r मान ले, तो यहाँ दिखेगा कि एक दूसरे के r दूरी पर स्थित है। तो न्यूटन के नियम के अनुसार, अब चलिए न्यूटन के नियम के अनुसार, ठीक है, द्रव्यमान के गुणनफल, हम गुणनफल तो कर चुके हैं, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग, अभी हम बीच की दूरी को हम r माने हैं ना, याद है आपको। चलिए, तो इनके बीच की दूरी के वर्ग, वर्ग यानी होता है x स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि उसके स्क्वायर। ठीक है, तो उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि आकर्षण बल के अपोजिट। चलिए इसके बारे में आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ F है, आकर्षण बल है, उसके व्युत्क्रमानुपाती यानी कि 1/r। दोस्तों इसका मतलब हुआ कि कोई दो वस्तु है, उसके बीच अगर बीच की दूरी कम होगी तो आकर्षण बल ज्यादा होगा, बीच की दूरी अधिक होगी तो आकर्षण बल कम लगेगी, मतलब एक दूसरे से उल्टा होगा, अपोजिट होगा, उसे ही व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि मान लीजिए कि एक वस्तु यहाँ पे रखा गया है और एक वस्तु यहाँ पे रखा गया है, इसके बीच की दूरी r, क्या हम बोल सकते हैं कि ये दोनों वस्तु के बीच में अधिक दूरी है, डिस्टेंस जो है अधिक है, तो आकर्षण बल थोड़ा कमजोर होगा, कम लगेगी। ठीक है, यानी कि अधिक दूरी होगी तो आकर्षण बल कम लगेगी। और मान लीजिए कि दो वस्तु थोड़ा पास पास में ही है, तो आकर्षण बल जो है F जो है थोड़ा अधिक लगेगी, अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा अधिक होगी, वह जल्दी से एक दूसरे की ओर आकर्षित होगी। इसीलिए जो है आकर्षण बल बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि एक दूसरे के उल्टा होता है। यानी इसे हम यहाँ पे r स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेगा कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों आप पहले ये समझिए कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है दुनिया की सारी वस्तुएं में होती है, ये पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। लेकिन इसके बाद आपको ये भी याद होना चाहिए कि अगर दुनिया की सारी वस्तु में आकर्षण होती है तो क्यों नहीं एक दूसरे के साथ आके चिपक जाता है, यानी कि आकर्षित हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। तो क्योंकि हमारे पृथ्वी की अपेक्षा उस सभी में बहुत कम आकर्षण बल लगता है, इसीलिए जो है वह एक दूसरे से नहीं आकर्षित, ज्यादा मतलब कि आकर्षित नहीं हो पाती है, एक दूसरे से चिपक नहीं जाती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि m1 मतलब कि पहला द्रव्यमान के गुणनफल m2/r², यानी कि उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि गुणनफल के समानुपाती यानी दोस्तों यहाँ पे देखिएगा समानुपाती का अर्थ चिन्ह ऐसा होता है। दोस्तों ये फॉर्मूला हमारे न्यूटन साहब के परिभाषा के अनुसार हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो समानुपाती का चिन्ह है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये हमारे समानुपाती का चिन्ह है, इसे हमें बराबर में बदलना होगा, क्योंकि हर फॉर्मूला में F बराबर, यानी कि ये समानुपाती का चिन्ह अगर हटेगा और इसे हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू G का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों G के बारे में अभी हम बता रहे हैं, पहले आप देख लीजिए कि अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाए तो हमें कांस्टेंट वैल्यू यानी कि G का मान पुट करना होगा, और m1 × m2/r²। दोस्तों ये एक फॉर्मूला बनके हमारे पास आ गया कि आकर्षण बल बराबर गुरुत्वाकर्षण बराबर, यानी कि आकर्षण बल बराबर कांस्टेंट G m1 m2/r²। दोस्तों
आप यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, फिर हम कांस्टेंट जी के बारे में बताते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि हमारा ये जो फॉर्मूला है, इससे अब हम जी का मान कैसे निकालेंगे। जी का मान दोस्तों, कांस्टेंट जी का मान हम ऐसे निकालेंगे। यहाँ देखिएगा कि इस जी को अगर हम यहीं पे छोड़ दे तो आर और एफ एक दूसरे के साथ गुना होगा, क्रॉस गुना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर बटा ये m1 m2 यहाँ 1 के साथ गुना करेगा, यानी कि m1 इंटू m2। यहाँ पे दोस्तों अगर हमारा g का मान निकालना होगा तो इस प्रोसेस से हम g का मान निकाल सकते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि g का एसआई मात्रक, g का भी कोई एसआई मात्रक होती है। g का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ g का मान लगभग दोस्तों 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जी का मान, यहाँ क्वेश्चन दोस्तों ये वीवीआई पॉइंट है कि आपका जी का मान हमेशा 9th क्लास में, 10th क्लास में, 12th में भी पूछा जाता है और कहीं कहीं कंपटीशन में भी इसका गुरुत्वाकर्षण का जो है मान पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, चलिए जी का मान सबसे पहले न्यूटन ने नहीं बताया था। जी का मान जो है सबसे पहले हेनरी ने बताया था। और कब बताए थे? उन्होंने 1798 में बताया था कि जी का मान इतना होता है। ठीक है, उन्होंने एक प्रयोग के द्वारा बताया था। जो इन्होंने प्रयोग किए, देखिए कि सोने के दो भारी गेंद के बीच में गुरुत्वाकर्षण को मापकर, मतलब कि दो भारी गेंद लिए थे और वो गेंद जो था सोना का था। ठीक है, उनके बीच के दोनों में द्रव्यमान होगी कहीं ना कहीं, तो उनके बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और वो दोनों गुरुत्वाकर्षण बल को मापकर उन्होंने जी का मान जो है बताया कि जी का मान 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जी का मान पहले किसने बताया? तो हमारे वैज्ञानिक हेनरी ने बताया। और कब बताया? तो उन्होंने 1798 में बताया। चलिए यहाँ पे देखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। यहाँ देखिएगा दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम सभी पृथ्वी से बंधे होते हैं। अब दोस्तों अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होती, आप सोचिए जरा कि अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो क्या होता? सारे पृथ्वी नष्ट हो जाती, हम पृथ्वी पे अपने धरती पे केंद्र की ओर नहीं खींचे रहते और नहीं बंधे रहते धरती से, हम आकाश में तैरते रहते। मान लीजिए कि हम आकाश में तैरते रहते, हमारे सारे वस्तु जो है आकाश में तैरते रहती, तो क्या होता? चलिए दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारी पृथ्वी कब का नष्ट हो चुका होता। इसीलिए हम ये गुरुत्वाकर्षण जो हमारे प्राकृतिक घटना है, एक बहुत ही हमारे जीवन में रोल लेके आते हैं। ठीक है, चलिए चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। दोस्तों आप लोग कहीं समुद्र देखे होंगे या फिर कभी रील्स स्क्रॉल करते हुए आपको समुद्र का कुछ नज़ारा मिला होगा, तो आप देखिएगा कि समुद्र के किनारे दोस्तों कभी पानी आता है फिर वापस चले जाते हैं, या फिर एक बड़ा लहर बनके ऊपर से समुद्र के सतह से ऊपर ऐसे गोल गोल करके आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, क्योंकि सूर्य, और यहाँ पे देखिए दोस्तों हम एक फिगर के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कि दो पिंड है। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। दोस्तों ये दोनों वस्तु जो है काफी द्रव्यमान वाले वस्तु है। ठीक है, इसमें बहुत सारी, मतलब बहुत ज्यादा द्रव्यमान होती है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ आकर्षण होगी, एक दूसरे के साथ आकर्षण होगी। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि ये एक इसको फोर्स लगाएगा और ये इधर से फोर्स लगाएगा, मतलब कि दोनों एक दूसरे को खींचना चाहेगा। हर ग्रह हो या उपग्रह एक दूसरे के साथ भी एक आकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण जो है ये पृथ्वी, पहले आपको बता दिया जाए कि एक अक्ष पे सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही अपने अक्ष पर सूर्य का चक्कर लगाता है, और इसी तरह अन्य ग्रह भी
सूर्य का चक्कर अपने अक्ष पे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही लगाता है। ठीक है, चलिए, तो हम बताना ये चाह रहे थे कि गुरुत्वाकर्षण के चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं या पृथ्वी के बीच। यहाँ देखिएगा दोस्तों कि मान लीजिए इसमें पानी है, पृथ्वी में क्या है, बहुत सारी पानी है और एक दूसरे के साथ ये फोर्स लगा रहा है। ठीक है, किसी भी यानी एक ग्रह के साथ या सूर्य के साथ या कोई उपग्रह के साथ भी एक दूसरे के साथ आकर्षण बल लगाती है। तो इसका पानी जो है, इसके कारण ही, आकर्षण बल के कारण ही समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। मतलब कि एक बड़ा सा लहर आता है, बहुत सारा ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है, तो किसके कारण आते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पर जो समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों कि पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष के पर घूमते रहने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल लगाते हैं। इसी प्रकार अन्य ग्रह भी सूर्य का परिक्रमा करते हैं। दोस्तों अभी ही इस माध्यम से आपको बताया है कि वह सूर्य के और पृथ्वी के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स होती है, आकर्षण बल होती है। इसी प्रकार पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है, एक उपग्रह जो है चंद्रमा जो है चक्कर लगाती है। मतलब दोस्तों आप एक बात पहले समझ लीजिए कि जो सूर्य का चक्कर लगाता है उसे हम ग्रह कहते हैं और जो ग्रह का चक्कर लगाता है उसे हम उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी के चक्कर चंद्रमा लगाती है, तो चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक है, तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक है, उपग्रह है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि सभी ग्रह एवं उपग्रह एक दूसरे के आकर्षण बल के कारण अपने अक्ष पे चक्कर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तीसरे पॉइंट में यही बताना चाह रहे हैं कि पृथ्वी एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पर घूमते हैं और घूमते रहने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल लगाते हैं। मतलब कि एक दूसरे की ओर एक अभिकेंद्र बल लगाते हैं और इसी प्रकार अन्य ग्रह भी सूर्य का परिक्रमा करते हैं। मतलब परिक्रमा करने का मतलब कि उसके चारों ओर घूमते हैं, चारों ओर घूमने का को ही हम परिक्रमा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चक्कर लगाते हैं। अभी यहाँ पे हम बताए हैं चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और जो ग्रह का चक्कर लगाता है उसे हम उपग्रह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब फटाफट ये सारी पॉइंट को नोट कीजिए। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन जो अभी चौथा चैप्टर का है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सारे पॉइंट VVI पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे आप नोट कीजिए। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट है गिरती हुई वस्तु। अगर कोई वस्तु को गिराया जाए तो क्या होगा, अगर उस वस्तु को निर्वात में गिराया जाए तो क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती है। दोस्तों अब आप लोग सोचेगा कि मैम ये निर्वात क्या होता है, निर्वात तो हम पहली बार ये सब नाम सुने हैं। चलिए दोस्तों क्लास 9th में ही निर्वात या फिर ऐसे कुछ शब्द का जो है आप लोग को पता चलेगा कि ये फर्स्ट बार हम सुने हैं। तो सभी डाउट को क्लियर करते हुए हम समझते हैं। दोस्तों निर्वात का मतलब होता है कि जहां वैसा स्थान जहां पे ना कोई गैस हो, ना हवा हो या फिर कोई गैस का कोई कण नहीं हो, वहां पे कुछ भी नहीं हो, उसे हम निर्वात कहेंगे। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों आपके लिए हम इस पॉइंट को स्पेशल नोट किए हैं कि निर्वात उस स्थान को कहते हैं जहां कोई भी वस्तु जैसे कि हवा, गैस या धूल के कण, ठीक है दोस्तों, कोई भी गैस हो या फिर हवा हो, वायु हो या धूल के कण लगभग न के बराबर हो, जिसके कारण जो है उस पे कोई दबाव या प्रभाव ना पड़े। जैसे कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैस होती है, क्योंकि गैसों का मिश्रण को ही हम हवा कहते हैं, वायु कहते हैं दोस्तों, जिसके कारण जो है वहां पे हमारे वायुमंडल में काफी सारी दबाव होती है, काफी सारी प्रेशर होती है। ठीक है, और जहां पे गैस ही ना रहे, कोई वायु ही नहीं रहे, हवा ही नहीं रहे, वहां पे दबाव जो है काफी कम मात्रा में
यानी लगभग 0 के बराबर हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे जिससे वहां का दबाव वायुमंडलीय दबाव से काफी कम या शून्य हो जाए उसे हम निर्वात कहेंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों कि अगर निर्वात में कोई वस्तु को गिराया जाए, मतलब कि नीचे की ओर गिराया जाए या फिर निर्वात में उस वस्तु को कहीं छोड़ा जाए तो क्या होगा, यानी कि कोई 5 केजी द्रव्यमान वाला और कोई 200 ग्राम द्रव्यमान वाला, मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए कि एक वस्तु 5 केजी का है, 5 केजी का है, और कोई वस्तु इतना छोटा सा है, मतलब कि 200 ग्राम वाली है। ये केजी में है और ये द्रव्यमान में। आप सोच सकते हैं कि दोनों के वेट में कितना डिफरेंट होगा, दोनों का वजन जो है कितना डिफरेंट है। ये 5 केजी का और ये 200 ग्राम की। अगर दोनों वस्तु को निर्वात में एक साथ छोड़ा जाए तो वह एक समान त्वरण से नीचे गिरेगी। यही बात इन्होंने गैलीलियो गैलीली ने बताया कि पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरते हुई वस्तु का विस्तृत अध्ययन करके यह साबित किया कि ये एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि निर्वात में सभी वस्तुएं एक समान त्वरण से गिरती है। दोस्तों हमारे निर्वात में जो है हर वस्तु, चाहे वह किसी भी द्रव्यमान की वस्तु हो, उसे अगर सेम समय पे छोड़ा जाए, एक साथ छोड़ा जाए, तो वह सेम त्वरण के साथ नीचे की ओर आती है। ठीक है। चलिए, यही बात जो है हमारे गैलीलियो गैलीली ने समझाया और इन्होंने काफी विस्तृत अध्ययन करके बताया था। ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिएगा कि प्रयोग के द्वारा उन्होंने दिखाया कि इस तरह की गति में अब क्या क्या होता है। अब उन्होंने जब प्रयोग किया, उन्होंने इसका खोज जब किया, इसका प्रयोग कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि त्वरण की दिशा ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब कि होता है नीचे की ओर। ठीक है। नीचे की ओर होती है, मतलब कि जब वस्तु को छोड़ा जाए तो त्वरण की दिशा जो है नीचे की ओर होगी। ठीक है, ऊर्ध्वाधर होगी, और इसका परिणाम प्रत्येक वस्तु के लिए समान होगा, और उसका परिणाम जो है, उसकी त्वरण की गति जो है त्वरण करेगी, वो प्रत्येक वस्तु में जो है क्या रहने वाली है, एक समान होती है। ये किसने बताया था, तो गैलीलियो गैलीली ने बताया था कि सभी वस्तु जो है निर्वात में जब गिराया जाए, निर्वात से छोड़ा जाए, तो उनका जो है दिशा क्या होगा, ऊर्ध्वाधर यानी कि नीचे की ओर होगी। और दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि इनका परिणाम प्रत्येक वस्तु में एक समान होगी। ठीक है दोस्तों। चलिए, आपको क्या ये निर्वात वाली टॉपिक अच्छे से समझ में आई? चलिए, अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।